मुझे याद है ये हाफ और साफ वाला नारा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी दिया था। कौन हाफ हुआ और कौन साफ, उसका नतीजा लोगों ने देख लिया था। कहीं नारा महंगा ना पड़ जाए, नया तो बना लेते कम से कम। नहीं रोहित जी, ये समूचे देश के युवाओं का नारा है, क्योंकि बेरोजगारी से त्रस्त हैं। किसान जार जार आंसू बहा रहे हैं, सड़कों पर फेंक दिए गए। और आज 8 करोड़ छोटे व्यापारियों ने हड़ताल रखी है। जीवीएल जी, आपसे नाराज होकर देश की इस नाराजगी का खामियाजा आपको इन 5 राज्यों में भुगतना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है जी। जीवीएल साहब बोल लीजिए, फिर संगीत रागी बोलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के पहले बड़े बड़े बातें कहते हैं, नतीजे आने के बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़े बड़बोला कौन है? सबसे आपके नेता राहुल गांधी ऐसे बड़े बड़े दावे कर कर फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस बार भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मई 2 के पहले ही वो इटली चले जाएंगे, फिर छुट्टियां मनाने के लिए चले जाएंगे। ये आपके नेता कम से कम चुनाव रैली तक नहीं पहुंच सकते हैं। केरल में भी पूरा चुनाव में भाग लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके नेता को, आपकी पार्टी को मालूम है राहुल गांधी को कोस कर, और एक बार जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा राहुल गांधी को कोस कर नहीं फायदा होने वाला है। ये देखिए ना, ममता बनर्जी की तस्वीर है, जबरदस्त तरीके से ताकत झोंक रही है। और तमिलनाडु कैसे ले लीजिएगा सर? 5 में से 5 कहां से आ जाएगा? केरल में, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको संघर्ष करना होगा क्षेत्रीय पार्टियों से, और तमिलनाडु में तो क्षेत्रीय पार्टियों का ही बोलबाला है। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। रागी जी, आज इतने जोश में दोनों बस चले तो तमिलनाडु भी जीत ले, जहां पर नामो निशाना है। नहीं, लेकिन तमिलनाडु, लेकिन अंजना जी, जो आपने बोला, सॉरी, बोलिए अंजना जी, आपने जो बोला, मुझे वो सलमान खान की वो फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया। थोड़ा सा इसमें एक वर्ड सिर्फ हटाना है। पांडे जी, आप बड़ी कमाल करते हैं। तो आपने सिर्फ इतना बोला कि दुबे जी, आप भी बड़ा कमाल करते हैं। अब ये जितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मुझे लगता है कि एक केरला को छोड़ दीजिए और पुडुचेरी, बाकी बगैर तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी चुनाव में है ही नहीं। अभी दुबे जी ऐसा कह रहे थे कि 8 करोड़ व्यापारी लोग हड़ताल पे हैं, ये सारा आपका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के जमाने में कभी हड़ताल हुआ ही नहीं हो, न व्यापारियों ने हड़ताल किया हो, न किसान आंदोलन रहा हो, न कुछ और भी ऐसी घटनाएं। उसी का नतीजा तो भुगत रहे हैं ये लोग बैठ के। बात यह है कि इसीलिए तो उन्हें उसमें उम्मीद दिखती है कि अगर ये बाहर हो सकते हैं उसकी वजह से, तो दूसरा भी हो सकता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का ही खेल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि पश्चिम बंगाल और आसाम, इन दोनों जगहों में ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई अब जाकर के आज के दिन में कोई वजूद रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां भी तीसरे या चौथे नंबर पर गई है, वहां से कभी भी दूसरे पायदान पर और पहले पायदान पर खिसक करके नहीं आ पाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए कोई संभावनाओं के द्वार यहां तो इन दोनों राज्यों में नहीं है। ठीक है, दक्षिण में हम यदि चलते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ग्राउंड से हमारी रिपोर्टर जुड़ गई हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से सीधे, और मुझे लगता है पौलमी आप बीजेपी दफ्तर में हैं मौजूद। स्मृति ईरानी का आपका इंटरव्यू देखा था हमने, वहां पर ममता बनर्जी सीख रही थी कि कैसे स्कूटी वो चला सके। कई लोग मदद कर रहे थे लेकिन हो ना पाया। आज स्मृति ईरानी ने करके एक संकेत देने की कोशिश है और वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर हमें ही बैठना पड़ेगा। घमासान, तारीखों का ऐलान। जी बिल्कुल, अब अंजना पूरी तरह से कैंपेन शुरू हो गया है। वैसे तो हम पश्चिम बंगाल में ये कह सकते हैं कि कैंपेन चल ही रहा था काफी वक्त तक, बस डेट्स के अनाउंसमेंट की का इंतजार था। पर अब आप कह सकते हैं कि पूरा घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। आज ही स्मृति ईरानी यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने भी स्कूटी पर बैठकर एक रैली निकाली जिसमें काफी बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जुड़ गए थे। और स्मृति ईरानी का कहना है कि ड्राइवर सीट में तो हमें ही बैठना है, तो इसलिए तृणमूल चाहे जितना मजाक उड़ा ले, कह ले कि हम
ममता बनर्जी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कल स्कूटी पर अपने दफ्तर गई थी, तो हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हमेशा खड़ी रही हूं, चाहे वो रथ पर हो या फिर बाइक पर हो या पैदल ही हो, और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है, तो इसलिए भाजपा उनके समर्थन में खड़ी है और भाजपा ही इस बार सत्ता में आएगी। अंजना, लेकिन पौलमी, चुनाव का प्रोग्राम जितना लंबा है, 8 चरण, 1 महीना 2-3 दिन तक चलेगा। नेताओं के लिए तो डेटशीट है ही, रिपोर्टर्स के लिए भी डेटशीट बहुत लंबी है ये। रोहित, जैसा मैं आपको बता रही थी, हमारे लिए तो कैंपेन काफी वक्त से ही चल रहा है। एक तरह से ये इलेक्शन पहले कुछ महीनों से ही चल रहा है। हम तो बात ही करते थे कि ये इलेक्शन ऑलरेडी पीक कर चुका है, रोड शोज हो चुके हैं, रैलीज हो चुके हैं, जिस तरह का घमासान आपने सड़कों पर देखा है, क्लैशेस तृणमूल और भाजपा के बीच, वो भी हो चुका है। वायलेंस ऑलरेडी इस इलेक्शन ने देख लिया है पहले ही, डेट्स के अनाउंसमेंट से पहले। सो इसी वजह से जो निर्वाचन आयोग है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो रोल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 8 फेजेस का इलेक्शन इसीलिए हुआ है, जो भाजपा की डिमांड थी कि 8 फेजेस में ये इलेक्शन कीजिए इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि उनका कहना था कि सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो एक गली कूचे में। इस वजह से आप छोटे छोटे फेजेस में करोगे तो ये आसान रहेगा, जिस तरह से हम डिप्लॉय कर सके। बहरहाल उनका ये भी कहना है कि जो स्टेट पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। तो अब देखना होगा, क्योंकि अब सारा कुछ जो है दारोमदार इलेक्शन कमीशन पर आ जाता है, तो सब कुछ उनके अंडर है, अंडर देयर वॉचफुल आई। तो वो इससे किस तरह से संभालते और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरह से कराते, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सुनील अरोड़ा के लिए।